मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पब्लिक एड का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया गया है। कौन सा? जिसमें हम बात कर रहे हैं मंत्री परिषद के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, उसमें हमने कई चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, कल भी मैंने रिवीजन करवाई थी। आप फिर तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से मंत्री परिषद का गठन किया गया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के बारे में बताया, मंत्रिपरिषद के कार्य बताए, विशेषताएं बताई। और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने किया था राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध, भी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कैसे संबंध है। इसमें मैंने आपको बताया था भी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं दोनों मिलकर, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद का विघटन। उसके बाद राष्ट्रपति किस तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करता है, प्रशासन के लिए किस तरह से राष्ट्रपति उत्तरदायी न होकर मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। इस तरह से हमने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध किए थे। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री का टॉपिक किया था। अभी जो संविधान का अनुच्छेद 75 है उसमें प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सलाह और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा, जिस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जो प्रधानमंत्री है पद के लिए नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई। उसमें बताया गया था आपको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके आगे कार्यकाल बताया था भी 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका कार्यकाल निश्चित भी नहीं, भी जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक उसका कार्यकाल है। जब लोकसभा भंग हो जाएगी उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अपने पद से नीचे आ जाता है और दोबारा से फिर चुनाव होते हैं, फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है इस तरह से। उसके बाद बात आती है भी प्रधानमंत्री के शक्तियाँ तथा कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में श्री ग्लैडस्टोन ने कहा था कि कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है। इसी प्रकार से श्री ग्रीव्स ने कहा था कि उसकी शक्तियाँ एक तानाशाह जैसी दिखाई देती है। भी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में बात कही गई है भी कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है। भी वो है तो उसका पद इतना सा है, लेकिन उसको शक्तियाँ कितनी दी गई है? अथाह दी गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक और जो महोदय है, विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि श्री ग्रीव्स ने भी कहा था कि जब हम उसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ते हैं ना प्रधानमंत्री की, तो हमें ये लगता है कि वो एक तानाशाह है, कि सारे देश का कंट्रोल, मतलब कि उसके हाथ में है नियंत्रण। यदि इन दोनों उक्तियों को, यानी कि जो ये बात पंक्तियाँ कही हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर लागू किया जाए, ये कही थी किसके लिए? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इतनी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है जितनी की प्रधानमंत्री को। कि इसका कहने का अर्थ क्या है हमारा? कि प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। सबसे पहले तो देखिए नंबर 1, मंत्रिपरिषद का निर्माण। कि संघीय मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम पहले भी करवाया था मैंने आपको कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद भी राष्ट्रपति क्या करता है? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। उसके बाद क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है बच्चों। ठीक है, तो उस मंत्रिपरिषद के निर्माण करता है वो कि विभिन्न स्तर के मंत्रियों का वो निर्वाचन करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इस अनुच्छेद के माध्यम से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों की सूची, कि वो क्या करता है? जो प्रधानमंत्री का कार्य है मेनली, ठीक है, क्या कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची किसके पास भेजता है? बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजता है, और इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण वो करता है। सबसे बड़ी शक्ति उसकी यही है। उसके बाद विभागों का बंटवारा। ये अब क्या हो गया? उसने क्या बना दी? मंत्रिपरिषद बना दी, विभिन्न स्तर के मंत्री नियुक्त कर दिए। ठीक है, पहले भी बताया था भी जो मंत्रिपरिषद है उसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभाव वाले। तो किस तरह से फिर वो क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है कि किस मंत्री को कौन सा कार्यभार सौंपना है। तीसरा कार्य होता है लोकसभा का नेतृत्व करता है। अभी जो संसद है, क्योंकि बहुमत दल के नेता को क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? लोकसभा का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, क्योंकि वो उसका मुखिया है। उसके बाद राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी का काम करता है। भी राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक तौर से राष्ट्र का अध्यक्ष है। तो जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है उसके बीच में क्या है? ये कड़ी का काम करता है। भी जो काम उसे करने हैं वो राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री ही पहुंचाता है। तो उनके बीच में ये क्या है? संपर्क स्थापित करने का एक साधन है। विभिन्न विभागों में कड़ी। भी अब विभागों का बंटवारा कर दिया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग। तो अब इन सभी विभागों में क्या है?
आपसी तालमेल बहुत जरूरी है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो विभिन्न विभागों के बीच में कड़ी का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। उसके बाद राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए जब पहले राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया भी था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग करता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति क्या है? प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार है, कि वो सलाह देता है। बताया था कि अनुच्छेद 75 में बताया गया कि एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए। तो ये राष्ट्रपति का क्या है? मुख्य सलाहकार है। उसके बाद आता है दल का नेता। भी प्रधानमंत्री है जो क्या होता है? अपने दल का नेता होता है, ठीक है। दल की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में उसका मुख्य हाथ होता है, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि जो अब बीजेपी है जैसे, ठीक है, कि उसकी सरकार है, बहुमत है उसका, उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी को अपने दल का नेता चुन लिया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, कि वो अपने दल का नेता है, कि सभी मंत्रियों की राय क्या है? उसकी राय हो जाती है। तो इस तरह से वो एक दल का नेता होता है। उसके बाद सदन के नेता के रूप में काम करता है। भी दल का नेता होने के साथ साथ वह सदन का, सेम वही कि लोकसभा का नेतृत्व करता है। कि प्रधानमंत्री ही संसद के अधिवेशन भी कब, मतलब कि संसद का अधिवेशन बुलाना है, वो डेट फिक्स करता है। कार्रवाई चलाने का उत्तरदायित्व लोकसभा की, वो भी उसके ऊपर है। कौन सा बिल कब प्रस्तुत करना है, कौन सा बाद में देना है, किस बिल पर कितना वाद विवाद होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन करता है? ये जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है यही करता है। तो इस तरह से क्या है? इसकी ये शक्ति है ये भी। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में। भी जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? राष्ट्र का नेता होता है, क्योंकि सारा राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर से अच्छे प्रशासन और पथ प्रदर्शन करेगा। हमें भी रहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या करेगा, मतलब कि हमारी निगाहें उसकी तरफ टिकी हुई हैं। साधारणतः हम देखते भी हैं कि चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही लड़े जाते हैं। जैसे कि सन 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता, और ऐसे ही 1989 में वीपी सिंह ने जनता को विश्वास दिलाया कि वह राष्ट्र को साफ सुथरी सरकार देंगे। ठीक इसी तरह से अभी आप देख लीजिए पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और अब फिर तो मतलब कि लोगों ने क्या किया? प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट दिए, ठीक है, कि उन्हें विश्वास था भी हाँ ये हमारे देश के लिए सही है। इस तरह से तो प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्र के नेता के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद एक और इसका काम आता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार। ये पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। भी अगर उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा तो वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो ये भी उसका क्या है? एक अधिकार है। उसके बाद प्रधानमंत्री और विदेश नीति। कि प्रधानमंत्री भले ही विदेश विभाग अपने पास न रखता हो, क्योंकि वो, लेकिन फिर भी जो विदेश मंत्रालय वो स्थापित करता है ना, उसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्टीकरण करता है। भी विदेशों के साथ उसकी नीति कैसी है, ये भी कार्य किसका है? प्रधानमंत्री का ही होता है। उसके बाद इसके एक दो और कार्य है कि प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां भी वो घोषणा कर सकता है, कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से आपातकाल नहीं घोषित कर सकता। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति केंद्रीय धुरी। भी केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री है, सेंटर है जो, ठीक है, उसके चारों तरफ ही हमारे देश का सारा प्रशासन क्या है? घूम रहा है। संवैधानिक तंत्र में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कुछ लेखक तो यहाँ तक कह देते हैं कि भारत में कैबिनेट प्रणाली के स्थान पर अब प्रधानमंत्री सरकार की स्थापना कर दी। कहने को तो संसदनात्मक व्यवस्था, संविधान ने सारी शक्तियाँ दी राष्ट्रपति को, लेकिन प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री की जो स्थिति है हमारे देश में वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मतलब कि उसके कार्य हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा दी गई हैं। अंत में आप यही कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो बड़ा ही शक्तिशाली पद है। उसे सरकार की केंद्रीय धुरी कहा जा सकता है। भी पूरा जो देश है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी के ऊपर सरकार का जीवन अथवा मृत्यु भी उन प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर है। भी सरकार कब तक टिकेगी और कब तक काम करेगी, अगली बार वही सरकार आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। उसी पर कुशलता और अकुशलता भी, अगर वो सही ढंग से प्रशासन चलाता है तो एक कुशल सरकार का नेतृत्व करता है, उसी पर स्थिरता अथवा अस्थिरता निर्भर करती है। एक अधिकारी के रूप में जितनी
अधिक शक्तियाँ उसे दी गई हैं उतनी शायद ही किसी अन्य अधिकारी को दी गई हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर की इस बात से सहमत हैं कि अगर हमारे संविधान के अधीन किसी व्यक्ति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री है। अभी जितनी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो उतनी ही शक्तियाँ हमारे देश में किसको दी गई हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी गई हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, महान है। एक प्रसिद्ध लेखक क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की अन्य मंत्रियों में वही स्थिति है जो सितारों में भी, जैसे कि तारों के बीच में चंद्रमा है, ठीक उसी तरह से मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच में कौन है, प्रधानमंत्री है। उसकी वही स्थिति की वो सबसे महत्वपूर्ण है। तथा प्रधानमंत्री को कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट भी, राज्य का जो राज्य को जहाज माना गया और उस जहाज रूपी जो यंत्र है उसका जो चालक है, पायलट है, वो कौन है, प्रधानमंत्री है। कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही वो जहाज रूपी राज्य क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री निरंकुश कभी नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए उसकी शक्तियाँ इतनी है, तो वो निरंकुश बन सकता है। उसके शब्द कोई अंतिम निर्णय नहीं होते, क्योंकि उसके शब्दों को भी कहीं पर किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री को क्या है, अब जैसे संसद है उसमें क्या है, उसका बहुमत है, लेकिन विपक्ष भी हमेशा वहाँ पर रहता है, तो उसे ध्यान रखना पड़ता है विरोधी दल का। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मतलब कि उस पर भी अंकुश लगाया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।